वेलकम बैक स्टूडेंट्स। दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 4 ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट का एक पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज इकोसिस्टम। तो आज हम बात करेंगे इकोसिस्टम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स की। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये डिस्कशन। सो एज यू नो कि जो ये इकोसिस्टम होता है इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर विद इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। एक इकोसिस्टम क्या है? इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। एक इंडिविजुअल है, उस इंडिविजुअल जैसे अगर बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वो मिलकर क्या बनाते हैं? एक पॉपुलेशन बनाते हैं, राइट? और वो पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहती है जहाँ वो इंटरेक्ट करती है अदर पॉपुलेशंस के साथ, अदर प्लांट्स के साथ, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स के साथ, और वो सारे के सारे मिलकर क्या बनाते हैं? एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम बनाते हैं। तो वो जो सबका आपस में वो जो इंटरेक्शन है एबायोटिक फैक्टर्स का, बायोटिक फैक्टर्स का, प्रोड्यूसर का, कंज्यूमर्स का, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, है ना, कार्निवोर, ये जो होते हैं इन सब का जो आपस में इंटरेक्शन बन के एक पर्टिकुलर यूनिट बनती है, फंक्शनल यूनिट बनती है, उसी को इकोसिस्टम कहा जा रहा है। तो इकोसिस्टम क्या है? इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ अ नेचर विद इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म, जिसमें तरह तरह की जो ऑर्गेनिज्म है वो आपस में इंटरेक्शन कर सकते हैं। किसके साथ? विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट से यहाँ पर मतलब जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं वहाँ के क्लाइमेट से रिलेटेड, जो सॉइल से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, तो वो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से किस तरीके से इंटरेक्शन करते हैं, उन सभी को मिला के क्या बोला जा रहा है? इकोसिस्टम। सो साइज रेंज, वो जो इकोसिस्टम है उसका साइज कुछ भी हो सकता है। एक स्मॉल पॉन्ड जो है वो भी एक इकोसिस्टम है, क्योंकि वो एक छोटा सा, उसमें पानी का एक लिमिटेशन अमाउंट में पानी है और उसमें एक लिमिट अमाउंट में फिशेस भी हैं, फाइटोप्लैंक्टन भी हैं, ज़ूप्लैंक्टन भी हैं, कुछ ग्रासेस भी वहाँ उग रही होंगी, कुछ अंदर जो है वो डिकम्पोजर्स भी होंगे, फंगस भी होगी, है ना। तो साइज एक छोटे से पॉन्ड से लेके एक बड़े से फॉरेस्ट तक या बड़े से सी तक कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो इकोसिस्टम को एक फंक्शनल यूनिट बोल रहे हैं, प्राइमरी फंक्शनल यूनिट नेचर की है, जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, जिसमें आपके 2-3 एग्जाम्पल बता दिए, जैसे कि स्मॉल पॉन्ड आपके साथ डिस्कस किया, लार्ज फॉरेस्ट है, सी है, ये सारे के सारे उसके एग्जाम्पल्स हैं। अब अगर हम बायोस्फीयर की बात करें, जो ये पूरा बायोस्फीयर है इसको हम ग्लोबल इकोसिस्टम कह सकते हैं। इसको कुछ इकोलॉजिस्ट जो हैं वो उसे ग्लोबल इकोसिस्टम कहते हैं, क्योंकि ये पूरे ग्लोब से रिलेटेड, पूरे ग्लोब में अलग अलग तरीके का एनवायरनमेंट है, अलग अलग तरीके का टेम्परेचर है, अलग अलग तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उसमें सारे के सारे छोटे छोटे इकोसिस्टम सारे के सारे ग्लोबल इकोसिस्टम में आ जाते हैं। तो वो जो बायोस्फीयर है उसको कई सारे इकोलॉजिस्ट ने कंसीडर किया हुआ है ग्लोबल इकोसिस्टम में, जिसमें जितने भी लोकल इकोसिस्टम्स हैं, जैसे कि लार्ज फॉरेस्ट, फॉरेस्ट अलग अलग एरिया का हो सकता है ना। सी के अलग अलग एरिया में अलग तरीके की फिश पाई जा सकती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ जो है पॉन्ड भी हो सकते हैं, रिवर भी हो सकती है, तो वो सारा का सारा बायोस्फीयर में आ रहा है, तो उसे ग्लोबल इकोसिस्टम कहा गया है कुछ इकोलॉजिस्ट के द्वारा। चलिए, सो टू स्टडी दिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, हम जो है इसको कई तरीके के इकोसिस्टम में डिवाइड करते हैं। हमारी जो एनसीईआरटी की बुक डिवाइड करती है, पहला है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जिसपे हमारे लैंड पे रहने वाले सारे इकोसिस्टम आएंगे, जैसे कि फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है, डेजर्ट है ना, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है, वेजिटेशन कम है, वो डेजर्ट इकोसिस्टम हो गया। ग्रास लैंड है जहाँ पर ग्रास ज़्यादा है, बाकी और चीज़ें कम हैं। फॉरेस्ट हो गया जहाँ पर सूखी घास भी है, पेड़ पौधे अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर हैं वहाँ पर। कार्निवोरस का भी अपना अपना लेवल है, उसे फॉरेस्ट बोलेंगे। दूसरा है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हुए हमारे पहले टाइप के, दैट इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। सेकंड टाइप है वो है एक्वेटिक इकोसिस्टम, जिसमें हमारे कौन कौन से आएंगे? पॉन्ड आ सकता है, डिफरेंट काइंड ऑफ लेक्स आ सकती हैं, रिवर, अनदर एग्जाम्पल वेटलैंड, सेंचुरीज, है ना, एस्चुरीज, सॉरी, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम के एग्जांपल्स हैं। मैन मेड, तीसरा जो इकोसिस्टम है दैट इज मैन मेड इकोसिस्टम, जिसमें क्या आएगा? क्रॉप फील्ड्स, यानी कि अगर किसी खेत में किसी लोग जो एक तरीके की फसल उगा देते हैं, तो वहां पर
उसने जो उगाया वही वहां पर वेजिटेशन वही हो गया, है ना। और उससे रिलेटेड जो वेजिटेशन उगाया उससे रिलेटेड वहां पर एनिमल्स आएंगे उन्हें खाने के लिए। तो ये जो क्रॉप फील्ड है वो मैन मेड इकोसिस्टम में आएगा। ऐसे ही अगर घरों में लोगों ने एक्वेरियम रख रखा है तो उसमें कौन सी फिशेज रखी जाएंगी, उसमें और कौन कौन से एनिमल हो सकते हैं, उसकी वेजिटेशन क्या होगी, वो मैन पर ही डिपेंड करेगा। तो एक्वेरियम भी जो है मैन मेड इकोसिस्टम में आता है। सो इकोसिस्टम जो है, स्टडीज फोकस ऑन इकोसिस्टम में जो स्टडी है वो किस किस चीज पर फोकस रहती है। एक तो स्ट्रक्चर उसका क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है, एनर्जी ट्रांसफर किस किस लेवल पर हो रहा है, लाइक फूड चेन, फूड वेव, न्यूट्रिएंट साइकिल, इनके थ्रू एक लेवल से दूसरे लेवल पर एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो इन सारे पॉइंट्स को लेके इकोसिस्टम को स्टडी किया जाता है। डिग्रेडेशन एंड एनर्जी लॉस, एनर्जी फ्लो क्रिएट रिलेशनशिप लाइक साइकिल्स, चेन, वेव, यानी कि एनर्जी फ्लो एक साइकिल से दूसरी साइकिल में किस तरीके से हो रही है ना। डिफरेंट काइंड ऑफ चेन्स यहाँ पर बनती हैं, फूड चेन बनती हैं। पहले सबसे पहले प्रोड्यूसर हुए, देन प्राइमरी कंज्यूमर हुए, देन सेकेंडरी कंज्यूमर हुए, देन टर्शरी कंज्यूमर हुए। ये हम पहले वाले चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ साइकिल, चेन एंड वेव, इसलिए यहाँ पर इसको इतना डिटेल में नहीं लेके जा रहे हैं। लेकिन हाँ, एनर्जी फ्लो जो है इस तरीके के रिलेशनशिप डेवलप करता है। ठीक है। सो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में अब बात करेंगे। जैसे कि इकोसिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, तो हम इसे दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। एक कंपोनेंट है एबायोटिक और दूसरा है बायोटिक। ठीक है। एबायोटिक कौन सा है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है। बायोटिक यानी कि जो नॉन लिविंग और बायोटिक है लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग का जो इंटरेक्शन है ये इट फॉर्म्स द करेक्टरिस्टिक फिजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है। दूसरा है स्पीशीज कंपोजिशन। एक तो लिविंग और नॉन लिविंग का आपस में जो इंटरेक्शन है। दूसरा स्पीशीज कंपोजिशन मींस आइडेंटिफाइड बाय काउंटिंग द प्लांट्स। प्लांट कितने हैं उन्हें हम काउंट कर लें, एनिमल स्पीशीज कितनी हैं हम उनको काउंट कर लें। ठीक है। तीसरा है स्ट्रेटिफिकेशन। पहला है बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स, दूसरा है स्पीशीज कंपोजिशन और तीसरा है स्ट्रेटिफिकेशन, यानी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज। यानी कि जैसे इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब यहाँ पर ये है कि जो सबसे लंबे वाले ट्री हैं वो सबसे ऊपर टॉप पर हैं। ठीक है। उसके नीचे क्या होंगे, श्रब होंगे छोटी हाइट वाले, उससे नीचे क्या होंगे, हर्व होंगे, और हर्व के नीचे छोटी छोटी ग्रास होंगी, है ना। तो इस तरीके से कई सारी लेयर्स बन गई स्ट्रेटिकली। उसने अपना कैनोपी बना ली। तो जब सबसे वाले ऊपर वाले होंगे उन्होंने क्या किया, वो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर पा रहे होंगे क्योंकि सनलाइट उन्हें सबसे ज्यादा मिल रही है। उससे नीचे थोड़ी कम सनलाइट मिल रही होगी, और जो सबसे नीचे वाले होंगे वो उनकी अडेप्टेशन उस तरीके से होगी कि वो कम सनलाइट में भी अपने आप को जिंदा रख पाए, अपने आप को सर्वाइव करा पाए। तो स्ट्रेटिफिकेशन मीन्स वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज लाइक ट्रीज एट द टॉप, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया इस पिक्चर को देखकर, एंड श्रब इन द मिडिल, हर्ब एंड ग्रासेस एट द बॉटम। तो इसे स्ट्रेटिफिकेशन कह रहे हैं। फंक्शनिंग एस्पेक्ट की बात करते हैं। फंक्शनिंग एस्पेक्ट जो इकोसिस्टम का होता है वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि प्रोडक्टिविटी, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर कितना बना पा रहा है एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम। ठीक है। यानी कि वहां का जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स ही सबसे पहले बनाएंगे ऑर्गेनिक मैटर, है ना, क्योंकि वही सबसे पहले सनलाइट यूज करेंगे और लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। सो प्रोडक्टिविटी कितनी है, यानी कि क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर वहां पर कितना है, उतना जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा उसकी फंक्शनैलिटी होगी। डिकम्पोजिशन सेकेंड एस्पेक्ट हो गया कि वो जो ऑर्गेनिक मैटर बनाया उसका ब्रेकडाउन किस लेवल पर हो रहा है। तीसरा एनर्जी फ्लो, यानी कि मूवमेंट ऑफ एनर्जी थ्रू द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एक लेवल से दूसरे लेवल पर किस तरीके से एनर्जी का मूवमेंट हो रहा है। एंड देन न्यूट्रिएंट साइकिल, यानी कि वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोड्यूसर है। ठीक है। क्या है प्रोड्यूसर, प्लांट्स प्रोड्यूसर है। प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर हो गए, गाय भैंस ये सब जो ग्रीनरी खाते हैं, बकरी, गोट, शीप, ये सारे के सारे। ठीक है। इनको कौन खाएगा, इनको सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा। इट मे बी कार्निवोर, है ना, जैसे कि हिरन है, इन सबको कौन खाएंगे, टाइगर वगैरह खाएंगे। ठीक है। और फिर अब वो जब मर जाएगा तो वो अल्टीमेटली किस में मिलेगा, मिट्टी में ही आकर मिलेगा। मिट्टी में ही आके उनका डिकम्पोजिशन होगा और वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अलग अलग डिकम्पोजिशन के बाद हो जाएंगे। तो वो अल्टीमेटली वो डिकम्पोजिशन के बाद कहाँ मिले, सॉइल में ही तो जाके मिला। तो वो न्यूट्रिएंट फिर से दोबारा किसने लिया,
प्रोड्यूसर ने ले लिया। तो न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग कैसे होगी, है ना, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैसे होगा। तो ये जो चारों के चारों चीजें हैं, यानी कि प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल, ये चारों के चारों पॉइंट्स फंक्शनैलिटी को शो करते हैं किसी भी इकोसिस्टम में। तो यहाँ पर अब हम डिस्कस करते हैं पॉन्ड एज अ एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो पॉन्ड में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में एबायोटिक फैक्टर यहाँ पर क्या है, अगर हम इसको देखें तो एबायोटिक फैक्टर हमारा वाटर है। ठीक है, वाटर में डिजोल्व कुछ मिनरल्स होंगे, इसकी जो बेस में कुछ सॉइल होगी प्रेजेंट, वो भी इसका एबायोटिक फैक्टर में इंक्लूड होगी। ठीक है, रेगुलेशन इसका कैसे होगा, रेगुलेशन होगा सोलर इनपुट से, क्योंकि सनलाइट जो आएगी तो वाटर में जितने भी प्लांट्स होते हैं वो क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली फोटोसिंथेसिस करेंगे। उसका जैसा टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वहां पर जो भी वाटर में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो वहां रहेंगे। टेम्परेचर साइकिल, डे लेंथ एंड क्लाइमेट, ये सारी की सारी चीजें जो हैं इसकी रेगुलेशन वाले पार्ट में आएगा। ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स में क्या आएगा, जो अपना खाना खुद बनाएंगे, तो वो कौन से होंगे, फाइटोप्लैंक्टॉन्स होंगे। जो पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं उन्हें फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स में यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टॉन्स होंगे जो प्रोड्यूसर होंगे। एल्गी होगी, है ना, फ्लोटिंग एंड सबमरीन एंड मार्जिनल प्लांट्स भी इसी कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, कुछ कंज्यूमर्स होंगे, तो जो फाइटोप्लैंक्टन यानी कि इस तरीके के प्लांट्स ने जो अपना कुछ कुछ प्रोडक्ट बनाया होगा, उन्हें कुछ कंज्यूम भी करेंगे। तो कंज्यूम करने के लिए कौन आएगा, कंज्यूम करने के लिए प्राइमरी कंज्यूमर आएंगे जू प्लैंक्टन, है ना। फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग एनिमल्स कुछ होंगे, वो आएंगे। एंड इसके बाद डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स में जो है फंगस आती है, बैक्टीरिया आते हैं, फ्लैजिलेट्स आते हैं, ये सारे के सारे ज्यादातर पॉन्ड के बॉटम पर ही रहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हर लेवल पर प्रोड्यूसर भी हुए, प्राइमरी प्रोड्यूसर हुए, और बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स क्या थे वो हमने देखा, कंज्यूमर्स कौन से थे, और यहाँ पर डिकम्पोजर्स क्या थे, उस सब की चर्चा यहाँ पे हमने की। अब प्रोसेसेस की बात करते हैं। कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक मटेरियल बाय ऑटोट्रॉफिक यूजिंग सनलाइट। ठीक है, यानी कि सनलाइट को यूज करके ऑटोट्रॉफ्स ने क्या किया, इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट्स थे उनको ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। सनलाइट को यूज करके फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोप्लास्ट क्या बनता है, स्टार्च बनता है ना, स्टार्च बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो वो किससे कन्वर्ट हो रहा है, इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक में। ठीक है, सो इसको कौन कर रहा है, ऑटोट्रॉफ्स कर रहे हैं, मींस प्लांट्स कर रहे हैं। प्लांट्स फाइटोप्लैंक्टन्स भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी हो सकते हैं। कंजप्शन ऑफ ऑटोट्रॉफ्स बाय हेटेरोट्रॉफ्स, तो जब प्लांट्स ने खाना बना लिया तब उसको कौन खाएगा, हेटेरोट्रॉफ खाएगा। वो मे बी हर्बीवोर हो सकता है, और फिर और हर्बीवोर को कौन, उसका कौन होगा, उसको कौन खाएगा, हर्बीवोर को फिर सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा, इट मे बी कार्निवोर, है ना, या फिर हाँ प्राइमरी कार्निवोर खाएगा। और उसके बाद जब उसकी डेथ हो जाएगी तो डिकम्पोजिशन कौन करेगा, फंगस एंड बैक्टीरिया करेंगे। ठीक है, सो कंजप्शन ऑफ ऑटोट्रॉफ बाय हेटेरोट्रॉफ्स एंड देन डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ डेड मैटर रिलीजिंग न्यूट्रिएंट्स। यही हुआ, पहले कन्वर्जन हुआ, देन कंज्यूम हुआ, देन डिकम्पोजिशन हुआ उसी पर्टिकुलर चीज का। एंड यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो, एनर्जी एक ही डायरेक्शन में बह रही है, फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल से थर्ड लेवल एंड देन टॉप लेवल। ठीक है, एंड यूनिडायरेक्शनली एनर्जी फ्लो फ्रॉम टू हायर ट्रॉफिक लेवल एंड डिसिपिटेशन एज अ हीट। हर लेवल पर जो है 10% उसकी जाएगी, कुछ चाहिए और ज्यादातर वेस्ट हो जाती है एज अ हीट, और एज अ हीट वेस्ट हो जाती है। और हाईएस्ट टॉप पर यूनिडायरेक्शनल जो है एनर्जी फ्लो होती है। प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं अब। प्रोडक्टिविटी में सोलर एनर्जी क्या है, इट इज द एनर्जी, सोल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये हमें सभी को पता है। सो सोलर एनर्जी इज एसेंशियल फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन। सोलर एनर्जी के बगैर तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि सोलर एनर्जी को ही केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा सबसे पहले, है ना। सो अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोड्यूसर क्यों है, क्योंकि ये ही सबसे पहले केमिकल एनर्जी जो कि यहाँ से मिल रही है, सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी जो यहाँ से मिल रही है सन से, उसको
कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी में या फिर ऑर्गेनिक कंपोनेंट में, ठीक है, बायोमास की फॉर्म में फोटोसिंथेसिस के थ्रू कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हुए, प्राइमरी प्रोड्यूसर हुए। एक्सप्रेस एज, और ये जो फूड है बायोमास है उसको किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, एज अ वेट, ग्राम पर स्क्वायर मीटर, और एनर्जी या तो वेट की फॉर्म में या एनर्जी की फॉर्म में। जब एनर्जी की फॉर्म में करेंगे तो किलो कैलोरी या किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है, रेट ऑफ बायोमास, यानी कि टाइम के साथ इतने टाइम में कितना प्रोडक्शन हुआ। रेट का मतलब होता है टाइम के साथ उस चीज को एसोसिएट कर दो आप कि इतने टाइम में, यानी एक दिन में इतना बना, एक दिन में इतनी फोटोसिंथेसिस हुई, इतना ग्लूकोज बना, एक महीने में इतना बना, एक साल में इतना बना, है ना। सो एक साल में इतना बना। तो इस तरीके से जब हम टाइम के साथ किसी चीज को रिलेट करते हैं तो उसको हम रेट कहते हैं। सो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी मेजर्ड इन ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। यानी कि अगर हम बायोमास की बात करेंगे तो एक साल में कितना बायोमास बना या एक साल में कितनी एनर्जी बनी, कितनी एनर्जी, यानी कि किलो जूल पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इस तरीके से इस प्रोडक्टिविटी को मेजर किया जाता है। प्रोडक्टिविटी को दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। फर्दर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कौन प्रोड्यूस करता है, ऑलरेडी आपको पता है कि ये प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को दो में डिवाइड किया, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब इन दोनों टर्म्स में क्या फर्क है वो देखते हैं, ठीक है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब हुआ टोटल प्रोडक्शन, फोटोसिंथेसिस के टाइम पर टोटल कितना बायोमास बना है, ऑर्गेनिक मैटर बना है टोटल, उसे ग्रॉस बोलते हैं, ठीक है। जीपीपी, टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज नोन एज जीपीपी, ठीक है। वाइल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हुई, एनपीपी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये हुई कि भाई ग्रॉस हमने टोटल इतना बना लिया था, लेकिन इतना बनाने के टाइम पर कुछ तो खर्च किया होगा ना। तो प्लांट जब अगर अपना फूड बना रहे हैं तो रेस्पिरेशन भी तो कर रहे हैं, कुछ तो खर्च कर रहे हैं। तो नेट यानी कि अपना खर्चा हटा के नेट प्रॉफिट कितना हुआ ये बताइए। तो अपना खर्चा किस में हुआ, रेस्पिरेशन में हुआ, ठीक है। रेस्पिरेशन में जो लॉस हुआ उसको हटा के बाकी जो बच गया दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो बायोमास अवेलेबल फॉर हेटेरोट्रॉफ्स, अवेलेबल बायोमास हेटेरोट्रॉफ्स के लिए क्या रहेगा, और हेटेरोट्रॉफ में क्या क्या आ गए, हर्बीवोरस भी आ रहे हैं यहाँ पर और डिकम्पोजर्स भी हो रहे हैं। तो इन दोनों के लिए जो बायोमास रह गया, मतलब अपना ग्रॉस जो आपने बनाया था वो तो आपने यूज कर लिया, उसके बाद जो बायोमास रह गया फॉर हेटेरोट्रॉफ्स दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन इज इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये आ गया हमारा फॉर्मूला। जैसे कि आप देख रहे हैं, सोलर एनर्जी से प्लांट ने सनलाइट ली, सनलाइट लेके उसने फोटोसिंथेसिस से क्या किया, फूड सिंथेसिस किया। तो जब फूड सिंथेसिस किया उसे बोला जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब इस फूड सिंथेसिस के साथ साथ उसने अपने सेलुलर वर्क के लिए कुछ एनर्जी भी यूज करी उसी फूड में से, है ना। तो ये उसका आर हो गया, सेलुलर वर्क के लिए जो उसने अपनी एनर्जी यूज करी। बाकी एनर्जी को स्टोर कर लिया एज ए बायोमास। तो जो एनर्जी को स्टोर कर लिया एज अ बायोमास और जिसको फर्दर हेटेरोट्रॉफ्स यूज करेंगे फॉर देयर कंजम्पशन, उसको एनपीपी कहा जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर, ओके। चलिए सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मींस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। जो कंज्यूमर्स हैं वो नया क्या ऑर्गेनिक मैटर बना रहे हैं। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर कैसे हैं, डिफरेंट प्लांट स्पीशीज, एनवायरमेंटल फैक्टर, न्यूट्रिएंट अवेलेबल, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटीज, इट वेरीज अक्रॉस इकोसिस्टम, ठीक है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो पेड़ों ने जो अपना बनाया, ठीक है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। कंज्यूमर ने खाने के बाद, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बाद जिसने खाया, प्राइमरी जो कंज्यूमर था उसने भी तो अपना कुछ प्रोड्यूस किया होगा, है ना। नया ऑर्गेनिक मैटर बताया, उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी यहाँ पर कहा जा रहा है। और इसको भी बहुत सारे फैक्टर्स इस पर इन्फ्लुएंस करते हैं। ग्लोबल प्रोडक्टिविटी क्या है, एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द बायोस्फीयर। एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी
ऑफ द बायोस्फीयर, इट इज अबाउट 170 बिलियन टन्स। अगर ड्राई वेट की बात करें किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का, ड्राई वेट का 170 बिलियन टन्स ऑर्गेनिक मैटर जो होता है। ओशिन जो है वो लगभग 70% ऑफ द सरफेस कंट्रीब्यूट, जो हमारी पूरी अर्थ का 70% पार्ट ओशिन में बना हुआ है, ये 55 बिलियन टन्स प्राइमरी जो है एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देता है, 55 बिलियन टन्स। और जो बाकी का है इसमें से वो लैंड पर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये डेटा भी हमको याद करना है क्योंकि इस पर भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन की। डिकम्पोजिशन क्या होता है आपको अच्छे से पता है कि ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इज नोन एज डिकम्पोजिशन। जो ऑर्गेनिक बना था, प्राइमरी प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, उसे प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया, मीन्स कार्निवोर ने खाया, फिर जो है बड़े वाले कार्निवोर ने खाया, ठीक है, फाइनल कार्निवोर ने खाया, उसके बाद वो डिकम्पोज हो गया अप टू अपनी लाइफ के बाद। तो डिकम्पोज होकर वो जो ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर था वो किस में कन्वर्ट हुआ, इनऑर्गेनिक मैटर में, एलिमेंट्स में, और फिर जाके जो है वो मिल गया सॉइल में। ठीक है, तो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज डिकम्पोजिशन। लाइक इसमें कौन हेल्प करता है, अर्थवर्म इज वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल। earthworm aid in soil in losing soil loosening and organic matter breakdown। ऑर्गेनिक मैटर ब्रेकडाउन करने के लिए अर्थवर्म यूज होता है सॉइल को, क्योंकि वो मिट्टी ही खाता है, मिट्टी को ही निकालता है ना। इस तरीके से क्या कर रहा होता है वो, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट, उसको यूज करता है और सॉइल को क्या करता है, लूज करता चलता है। तो इसीलिए वर्मी कंपोस्ट वगैरह आजकल प्लांटेशन में भी बहुत यूज होते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, नेचुरल बायो फर्टिलाइजर है ये, है ना। तो इस तरीके से तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि जो अर्थवर्म है वो एक बहुत ही अच्छे से सॉइल लूज करने के लिए और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्प करता है, डिकम्पोजिशन में हेल्प करता है। डिट्रीटस क्या है, डिट्रीटस कंसिस्ट ऑफ डेड प्लांट रिमेन्स। जो डेड प्लांट्स हो जाते हैं, पार्ट हैं, जैसे कि उसकी लीफ हैं जो अपनी एजिंग के बाद झड़ गई हैं, बार्क है, फ्लावर हैं जो झड़ गए हैं, जो एनिमल रिमेन्स हैं, है ना, मर गया है कोई एनिमल, उसके बाद उसके जो चीजें रह गई, फीकल मटेरियल है, ये सारे के सारे इंक्लूड होते हैं डिट्रीटस में। इट सर्व एज अ रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के लिए ये एक रॉ मटेरियल का काम करते हैं। इनको यूज करके उसको फाइनली वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करते हैं। सारे डिकम्पोजर्स में, इट में बी फंगस, बैक्टीरिया, है ना, वो उनको करते हैं। तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं डिकम्पोजिशन में वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो बड़ा वाला पार्ट होगा किसी भी जो ऑर्गेनिक मैटर का, उसका क्या होगा, सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन होगा। डिट्रीवोरस बोलते हैं, जैसे कि अर्थवर्म के लिए यहाँ पर बात बताई जा रही है कि ये ब्रेक डाउन करते हैं डिट्रीटोरस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्ट में सबसे पहले तोड़ा जाता है, तोड़ते हैं यही सारे कौन, डिकम्पोजर्स। फ्रेगमेंटेशन, देन लीचिंग। लीचिंग में क्या होगा, जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं दैट सीप इनटू द सॉइल, यानी कि जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होंगे वो झड़ झड़ के, छन के, यू कैन से छन के सॉइल के अंदर आ जाएंगे और सॉइल के अंदर प्रेसिपिटेट करके वो जम जाते हैं। ठीक है, तीसरा ये वाले कौन से हैं, वाटर सॉल्युबल। लीचिंग किसकी होगी, वाटर सॉल्युबल वालों की होगी। देन कैटाबॉलिज्म, यानी कि जो बैक्टीरिया और फंगस है उनके जो एंजाइम है ये डिग्रेड करेंगे डिट्रीटस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। ठीक है, पहले क्या था, फ्रेगमेंटेशन, यानी कि जो बड़े पार्ट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करके छोटे पीसेस में तोड़ना। उसके बाद जो वाटर सॉल्युबल है उनको घोल के सीपिंग के थ्रू सॉइल में डाल देना। देन बैक्टीरिया और फंगस जो हैं वो आएंगे, वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में उनको तोड़ देंगे। देन फोर्थ में क्या रहेगा, ह्यूमिफिकेशन, यानी एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस। अ डार्क ह्यूमस क्या होता है, अ डार्क न्यूट्रिएंट रिच स्लोली डिकम्पोजिंग सब्सटेंस। अ डार्क न्यूट्रिएंट रिच स्लोली डिकम्पोजिंग सब्सटेंस जो होता है उसे ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, एंड देन फिफ्थ पॉइंट पे क्या आएगा, मिनरलाइजेशन, यानी कि ये जो ह्यूमस था इसका दोबारा से डिग्रेडेशन होना बाय माइक्रोब्स, डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस बाय माइक्रोब्स एंड रिलीजिंग इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। फाइनल जो स्टेप है वो है
ह्यूमस को भी माइक्रोब के द्वारा तोड़े जाना और उसको इनऑर्गेनिक मटेरियल में न्यूट्रिएंट में तोड़ देना। देखिए जैसे कि ये एक ट्री है, ये ट्री ग्रो हुआ, इसके बाद इसने जैसे एक लीफ है, उसने अपनी एज पूरी की, ग्राउंड में आ गई। ठीक है, सम आर ईटन बाय इंसेक्ट्स, अदर एनिमल्स न्यूट्रिएंट एनर्जी एंटर इनटू द फूड वेब। अब ये जो पत्ती है इसको कीड़ों ने खाया। अब सम न्यूट्रिएंट लीच इनटू द सॉइल बाय केमिकल एक्शन, ऑर्गेनिक इसमें पहुंच गया। इसके बाद ये जिसने खाया इसका भी डिकम्पोजिशन हो गया, ये ऑर्गेनिक रिच में पहुंच गया। अब इसका डिकम्पोजिशन अर्थवर्म भी कर देगा और कुछ और डिकम्पोजर्स जैसे कि फंगस वगैरह, बैक्टीरिया, ये भी इसे डिकम्पोज करेंगे, है ना। कुछ इनऑर्गेनिक में डायरेक्ट कन्वर्ट कर देंगे और कुछ क्या करेंगे, ह्यूमस बनाएंगे पहले, और ह्यूमस बनाने के बाद दोबारा से उसको डिग्रेड करेंगे और डिग्रेड करके माइक्रोब से डिग्रेड करके फाइनल जो है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर देंगे थ्रू मिनरलाइजेशन। तो इस तरीके से ये जो साइकिल है अलग अलग स्टेप्स में चलती रहती है, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड 5, इन अलग अलग स्टेप्स में ये साइकिल चलती रहती है, जिससे कि जो डिकम्पोजिशन होता है वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट का इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में हो जाता है। अब व्हाट आर द प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक, डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। एक तो ये है कि डिकम्पोजिशन जो है वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इट इज कंट्रोल्ड बाय डिट्रीटस केमिकल कंपोजिशन एंड क्लाइमेट फैक्टर। ये बहुत सारे केमिकल कंपोजिशन, जिस चीज को डिकम्पोज करना है उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है इस पर डिपेंड करेगा, और क्लाइमेटिक फैक्टर्स उस सूटेबल होने चाहिए ताकि डिकम्पोजिशन आसानी से हो जाए। स्लोअर डिकम्पोजिशन इफ डिट्रीटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, अगर काइटिन और लिग्निन की मात्रा ज्यादा है तो डिकम्पोजिशन स्लो होगा, क्योंकि इनका डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होता है। तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा, फास्टर कब होगा, स्लोअर कब होगा, जब लिग्निन एंड काइटिन ज्यादा होगा। फास्टर कब होगा, जब इट इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस। वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस में होगा तो लीचिंग के थ्रू वो जो है तुरंत सीपिंग के थ्रू डायरेक्टली सॉइल में जाके मिल जाएगी, वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। वाटर में सॉल्युबल होगा तो वो जाके डायरेक्टली वाटर में मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्लाइमेट फैक्टर कौन से हैं जो डिकम्पोजिशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिए, टेम्परेचर इन्फ्लुएंस करता है, सॉइल मॉइस्चर भी जो है इन्फ्लुएंस करता है। वार्म मॉइस्ट एनवायरमेंट फेवर डिकम्पोजिशन, अगर एनवायरमेंट ऐसा होगा कि वार्म है और मॉइस्ट है तो डिकम्पोजिशन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये सूटेबल एनवायरमेंट होता है किसके लिए, डिकम्पोजर्स के लिए, फंगस के लिए, बैक्टीरियाज के लिए। इसमें वो फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। उनके स्पोर्स जो ऐसे ही रह रहे होते हैं वो स्पोर्स जर्मिनेट हो जाते हैं इस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में, तो वो आसानी से डिकम्पोजिशन कर पाते हैं। लो टेम्परेचर अगर रहेगा तो वो उस टाइम पर जो डिकम्पोजर्स हैं, फंगस है, बैक्टीरिया है, वो क्या होगा, वो एक्टिव नहीं हो पाएंगे। तो लो टेम्परेचर एंड एनएरोबिक कंडीशन स्लो डाउन द डिकम्पोजिशन। उस टाइम पर आपको पता है ठंड में क्या होता है, जब सर्दियां होती हैं, ठंड होती है तो लोग कम बीमार पड़ते हैं। खाना देरी से खाना खराब नहीं होता अगर आप फ्रिज के बाहर भी रख देंगे। क्यों? क्योंकि फंगस है, बैक्टीरिया है, जितने भी डिकम्पोजर्स हैं, चीजों को खराब करने वाली चीजें है ना, वो सारे के सारे इनएक्टिव हो जाते हैं, इनर्ट फॉर्म में चले जाते हैं। तो लो टेम्परेचर रहेगा, एनारोबिक कंडीशन रहेंगी तो डिकम्पोजिशन स्लो डाउन हो जाएगी, कॉजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल बिल्डअप, उसी फॉर्म में ऑर्गेनिक मटेरियल बना रहेगा। ठीक है, तो क्या कंडीशन रही, वार्म होना चाहिए और मॉइस्ट एनवायरमेंट होना चाहिए, जो कि डिकम्पोजिशन को क्या करता है, फेवर करता है। चलिए अब बात करते हैं एनर्जी फ्लो की। एनर्जी फ्लो कहाँ से कहाँ होती है। एनर्जी के लिए जो हमारा प्राइम सोर्स है दैट इज सन, वही हमारा प्राइमरी एनर्जी सोर्स है सारे के सारे इकोसिस्टम के लिए, एक्सेप्ट डीप सी, क्योंकि वहां तक तो सनलाइट जाती नहीं है। सो डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम इसका एक्सेप्शन है। बाकी सारे इकोसिस्टम में जो सन है वही एज अ प्राइमरी एनर्जी सोर्स का काम करता है। सो लेस देन 50% ऑफ सोलर रेडिएशन इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। लेस देन 50% ऑफ सोलर रेडिएशन जो है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जिसमें होती है वो लेस देन 50% होती है। इस डायग्राम में हमें क्या दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जो सोलर एनर्जी है वो फोटोसिंथेसिस से
लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, इसने ऑक्सीजन रिलीज की, फिर ये फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से ग्लूकोज स्टोर हुआ, देन ग्लाइकोलिसिस हुई, ग्लाइकोलिसिस से स्मॉल अमाउंट में एटीपी निकला, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू पायरूवेट। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ी सी ऑक्सीजन निकली, और फिर जो क्या कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू क्या क्या निकला, एक तो एटीपी बनी और दूसरा CO2 एंड H2O निकला। यानी कि सनलाइट ने कार्बन डाइऑक्साइड और H2O की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करके जिस एलिमेंट्री कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ऑर्गेनिक कंपोनेंट में कन्वर्ट किया था, वही अल्टीमेटली अलग अलग स्टेप से होते हुए दोबारा से इसी फॉर्म में रिलीज हो गया। तो इस तरीके से एनर्जी फ्लो हो रहा है फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर इकोसिस्टम। ठीक है, चलिए, तो प्लांट जो है ये जो पूरा फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है उसका केवल 2 से 10% ही कैप्चर करते हैं। ये हमने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ा था, बाकी सारे की उसकी जरूरत ही नहीं होती है। 10% वो कैप्चर करते हैं और उसको ही यूज करते हैं। ठीक है, एनर्जी कैप्चर एंड फ्लो। प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जिन्हें ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया भी कहा जाता है, ये कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी इनटू फूड। एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या है? प्लांट है, एंड देन कंज्यूमर। ठीक है, देन इट अलाइन विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर क्या है? प्रोड्यूसर है हमारे ये प्लांट्स, ये हमारे प्रोड्यूसर हैं। इसके बाद ये कहाँ गया? प्राइमरी कंज्यूमर के पास, देन सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर को किसने यूज किया? टर्शरी कंज्यूमर ने, है ना, ईगल ने यूज किया। तो प्रोड्यूसर क्या है? ये है ग्रीन प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात की जाए, अगर ओशियन या पॉन्ड इकोसिस्टम की बात की जाए तो फाइटोप्लैंक्टन हम कह सकते हैं, एल्गी कह सकते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम में, ये सारे के सारे प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स क्या हैं? कंज्यूमर जो इन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को खाएंगे, जैसे कि ऑर्गेनिज्म दोज आर डिपेंडेंट ऑन द ग्रीन प्लांट, जैसे कि हर्बीवोर्स हो गए। ठीक है, ऑर्गेनिज्म देन डिपेंड ऑन प्रोडक्ट्स फॉर प्रोड्यूसर फॉर फूड। ह्यूमन भी हो गया उसमें जो कि वेजिटेरियन है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्लांट पर ही डिपेंडेंट करता है। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन से होंगे? हर्बीवोर्स होंगे। ठीक है, जैसे कि इंसेक्ट है, बर्ड है, मैमल है, मोलस्क है, ये सारे के सारे प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन से हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर हैं कार्निवोरस, जो हर्बीवोर्स को खाते हैं। ठीक है, टर्शरी कंज्यूमर कौन से हैं? कार्निवोरस दैट ईट other carnivores, that are tertiary consumer. Food chain and food web. Food chain and food web, आप देख रहे हैं कि एनर्जी फ्लो थ्रू ग्रेजिंग फूड चेन, जिसे ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं, एंड डिट्रिटस फ्रूट चेन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये प्लांट है, ये प्रोड्यूसर है, इसको खाया फर्स्ट लेवल ने, कंज्यूमर ने, दैट इज स्मॉल हर्बिसाइड, हर्बीवोरस इंसेक्ट भी हो सकता है, मैमल भी हो सकता है। इसको किसने खाया? लार्ज प्रीडेटर ने। ठीक है, इस इंसेक्ट को स्मॉल प्रीडेटर ने। ठीक है, यहाँ पर भी स्मॉल प्रीडेटर ने, देन इन तीनों को कंज्यूम किया लार्ज प्रीडेटर ने। ठीक है, इनको स्मॉल प्रीडेटर ने। तो इस तरीके से एनर्जी वन लेवल टू अनदर लेवल चल रही होती है। अब ये जो अर्थवर्म है, यहाँ पर देखें आप, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, अदर ऑर्गेनिक मटेरियल जो है, वेस्ट प्रोडक्ट जो है, जो जितने भी प्रेडेटर थे, वो जब वेस्ट प्रोडक्ट ऑर्गेनिक मैटर मिट्टी में जाके मिला तो वो उसमें मिल गया। ठीक है, इसको किसने डिकम्पोज किया? फंगस ने, या फिर किसने डिकम्पोज किया? बैक्टीरिया ने, या फिर किसने डिकम्पोज किया? अर्थवर्म ने। और ये अर्थवर्म भी दोबारा से मिट्टी को यूज करके सॉइल की न्यूट्रिशन को बढ़ा देता है। कैसे? उसको यूज करके, उसकी लोजिंग करके, और खुद भी जब मरता है तो उसका भी कंपोनेंट उसी सॉइल में जाके मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुए? प्राइमरी प्रोड्यूसर। यहाँ पर ये क्या हुए? इस केस में प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ये टर्शरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन से हुए? प्राइमरी प्रोड्यूसर, सॉरी मैं बार बार कंज्यूमर कह रही हूँ, आप ये कौन है? प्राइमरी प्रोड्यूसर प्लांट्स हैं। प्राइमरी कंज्यूमर कौन से हुए? कौन है? जो स्मॉल एनिमल डायरेक्टली प्लांट्स को खा रहे हैं, या इंसेक्ट डायरेक्टली प्लांट को खा रहे हैं। ठीक है, लार्ज प्रीडेटर कौन है? जो स्मॉल हर्बीवोर्स को खा रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खा रहे हैं, उसे टर्शरी कंज्यूमर कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से फूड साइकिल या फूड चेन चलती है। सो ये जो ग्रेजिंग फूड चेन है, इट स्टार्ट विद द प्रोड्यूसर, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है, एंड मूव
टू हर्बीवोर एंड देन कार्निवोर। ये कहाँ से शुरू होती है? यहाँ से शुरू होती है, हर्बीवोर देन कार्निवोर। और जबकि ये जो है DFC, इट बिगेन विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि ये उल्टा चलती है। ये क्या है? DFC, डिट्रिटस फूड चेन, ये उल्टा चलती है। ये डेड पार्ट से चलती है, डेड प्रोड्यूसर से चलती है, देन डिकम्पोजर्स पे जाती है और देन अर्थवर्म पे जाती है। इट बिगेन विद द डेड ऑर्गेनिक मटेरियल इन्वॉल्विंग डिकम्पोजर्स लाइक फंगस एंड बैक्टीरिया एंड देन इंटरकनेक्ट फूड चेन एंड फ्रॉम फूड वेब। ये इंटरकनेक्ट करती है फिर, और इसी तरीके से ये आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ट्रॉफिक लेवल्स की बात करते हैं। ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई स्पेसिफिक लेवल बेस्ड ऑन देयर फीडिंग रिलेशनशिप। ठीक है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर क्या आएगा? प्रोड्यूसर आएगा। ये रहा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, इसमें प्रोड्यूसर आएगा, प्लांट्स जितने ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे होंगे। सेकंड प्रोड्यूसर लेवल पर हर्बीवोर्स आएंगे, या जिन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर कह सकते हैं। ठीक है, ओके। थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर क्या आएंगे? कार्निवोर आएंगे, या जिन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर कह सकते हैं। अब अगर इस पिक्चर को हम ध्यान से देखें तो एनर्जी हर लेवल पर जाकर डिक्रीज हो रही है। जैसे ही एनर्जी यहां से यहां जा रही है, अपने टोटल का 10% वो अगले ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफर करती है। प्राइमरी कंज्यूमर का 10% सेकेंडरी कंज्यूमर में ट्रांसफर होगा। सेकेंडरी कंज्यूमर का 10% जो है वो टॉप या टर्शरी कंज्यूमर में ट्रांसफर होगा। तो एनर्जी जो है केवल और केवल 10% जो है एनर्जी अगले लेवल पर जाती है। ओनली अबाउट 10% ऑफ अ लेवल्स एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, बाकी जो है बाकी रिलीज हो जाती है एज अ हीट। ठीक है, बायोमास एट ईच लेवल इज कॉल्ड द स्टैंडिंग क्रॉप मेजरिंग बाय फ्रेश और ड्राई वेट। ठीक है, बायोमास जबकि क्या हो रहा है, यहाँ सबसे ज्यादा है, फिर इससे भी कम हो रहा है। देखिए कम हो रहा है ना, और आप एनर्जी देख पा रहे हैं यहाँ पर 10%, 10,000 का 10%, 1,000, 1,000 का 10%, 100, 100 का देन 10। इस तरीके से एनर्जी हर लेवल पर ट्रांसफर होती है। Energy transfer efficiency, only 10% of the energy is transferred to each trophic level, limits the number of trophic level in a food chain. Detritus food chain are more significant in terrestrial ecosystem. देखिए यहाँ पर वही सेम पिक्चर है जो अभी हमने डिस्कस किया। यहाँ पर परसेंट ट्रांसफर होगी बाकी हीट की फॉर्म में, 10% देन हीट की ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, हर जगह 10% ट्रांसफर होगी, देन हीट की फॉर्म में निकल जाती है। इसमें कहा गया है DFC आर मोर सिग्निफिकेंट देन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, वाइल GFC यानी ग्रेजिंग फूड चेन आर मेजर एनर्जी कंडक्ट इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात करते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स की शेप और जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? ब्रॉड जो होता है, बेस जो होता है वो ब्रॉड होता है, इस तरीके का ही तो होता है ना। अभी पिक्चर आएगी, देखते हैं उसको भी। और जो टॉप होता है वो कैसा होता है? नैरो होता है। तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? फूड और एनर्जी रिलेशनशिप एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। बेस रिप्रेजेंट प्रोड्यूसर, जो बेस में होते हैं प्रोड्यूसर होते हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के हैं। और एपेक्स में या टॉप लेवल पर क्या होते हैं? टॉप लेवल पर टर्शरी लेवल के कार्निवोर होते हैं, या टॉप कार्निवोर होता है, या टॉप लेवल का कंज्यूमर होता है। तो पिरामिड्स कितने टाइप के हुए? पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। सबसे पहले पिरामिड ऑफ नंबर की बात करते हैं। इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल। सबसे ज्यादा बेस पर होंगे जो प्रोड्यूसर हैं, 10,000, देन 1000, देन 100, देन 10, देन 1, लाइक दिस। ठीक है, सो नंबर पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। ऐसे ही बायोमास पिरामिड कैसा होगा? इसमें भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच लेवल, यहाँ पर जो प्रोड्यूसर हैं वो ज्यादा हैं, उनसे प्राइमरी कंज्यूमर कम। ठीक है, उनका बायोमास कम है। बटरफ्लाई, ग्रास हॉपर, आंट, इन सब का बायोमास इससे कम होगा। देन सेकेंडरी कंज्यूमर का उनसे कम होगा, लाइक दिस। ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट द एनर्जी कंटेंट एट ईच लेवल। प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, दिस इज सेकेंडरी कंज्यूमर। आपको पता है हर लेवल पर 10% जा रही है। और टर्शरी कंज्यूमर, बाकी की सारी हीट की फॉर्म में रिलीज हो रही है। कॉमन पैटर्न क्या है?
कि मोस्ट पिरामिड, वेदर इट इज नंबर पिरामिड, बायोमास पिरामिड और एनर्जी पिरामिड, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? अपराइट होते हैं, विद मोर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर देन हर्बीवोर और मोर हर्बीवोर देन कार्निवोर। हमेशा अपराइट तरीके के होते हैं, किसमें? नंबर में, बायोमास में, एनर्जी में। एनर्जी इज ऑलवेज हायर एट लोअर ट्रॉफिक लेवल, ये हमें याद रखना है। ऑल्दो हमने पिरामिड से भी देख लिया है कि लोअर लेवल पर एनर्जी हाई होगी, जबकि ऊपर ऊपर कम होती जाएगी। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि पिरामिड ऑफ नंबर कैन बी इन्वर्टेड इन, जैसे कि एक जो लार्ज ट्री है उसपे बहुत सारे इंसेक्ट्स रहते हैं, लेकिन ट्री का जो बहुत सारे इंसेक्ट्स रहते हैं, तो इंसेक्ट्स का नंबर ज्यादा है और जो प्लांट है वो कैसा है? पेड़ एक ही है, तो नंबर ऑफ प्लांट में ऊपर जो है प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो ज्यादा है, तो ये इन्वर्टेड होगा। तो इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन, ये अनदर एग्जांपल हुआ। पिरामिड ऑफ बायोमास किसमें? ये इन्वर्टेड किसमें होगा? इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम में जब फिश बायोमास जो है इट एक्सीड फाइटोप्लैंक्टन बायोमास, फाइटोप्लैंक्टन बायोमास प्रोड्यूसर है, लेकिन फिश का जो बायोमास है वो सभी को मिला देंगे तो भी उसका उससे ज्यादा बायोमास होगा, तो ये भी इन्वर्टेड होता है। तो यहाँ पर दो हमें याद करने हैं कि एक तो लार्ज ट्री और मैनी इंसेक्ट्स वाला है, और एक्वेटिक इकोसिस्टम वाला जो बायोमास वाला है, वो दोनों एक्सेप्शन है इस केस में। एनर्जी पिरामिड की बात करेंगे तो एनर्जी पिरामिड ऑलवेज अपराइट होता है। एनर्जी ऑलवेज डिक्रीज विद ईच ट्रॉफिक लेवल ड्यू टू लॉस एज अ हीट, ठीक है। ईच बार रिप्रेजेंट द एनर्जी प्रेजेंट एट ईच ट्रॉफिक लेवल ओवर अ गिवन टाइम और एनुअली पर यूनिट एरिया। Limitation of ecological pyramid. It does not account for species occupying multiple trophic levels, and it assumes simple food chain, not a complex food web. ये इसके साथ लिमिटेशन है। क्या है? It does not account for species occupying multiple trophic level, और it assuming simple food chain, not a complex food web, and it omits saprophyte despite their critical role in ecosystem. So this is all about the ecosystem chapter. I hope आपको ज्यादातर कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। आप एक बार एनसीईआरटी की बुक और पढ़िएगा तो और आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। तब तक खुश रहिए, खूब पढ़िए। थैंक यू।